दोस्तों साल था 1950, दिन 25 जून। नॉर्थ कोरिया पीपल्स आर्मी 75,000 सैनिकों के साथ 38th पैरेलल को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर हमला कर देती है। यहीं से कोल्ड वॉर की पहली मिलिट्री टसल की शुरुआत होती है। इसकी इंटेंसिटी को देखकर यह लगता है कि मानो तीसरे विश्व युद्ध को इसको तीसरे विश्व युद्ध में बदलने में समय नहीं लगेगा। नॉर्थ कोरिया जिसको यूएसएसआर का सपोर्ट था, दूसरी तरफ साउथ कोरिया जिसको यूएसए का सपोर्ट यूएसएसआर चाहता था। कम्युनिज्म नॉर्थ कोरिया से आगे बढ़ के जापान और पूरे एशिया तक पहुंचे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। सार का यही सपोर्ट कोरियन वॉर के रूप में देखने को मिलता है, तो हम इस पूरे वॉर को जानेंगे इस वीडियो में। 20वीं शताब्दी में जैसा कि आज आप जानते हैं कि कोरिया दो भागों में बटा हुआ है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, लेकिन ये शुरू में डिवाइडेड नहीं था। पहले यूनाइटेड कोरिया हुआ करता था। 7वीं शताब्दी से यहाँ सिला डायनेस्टी का राज था, जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और मिनरल वेल्थ की वजह से यहाँ जापान, रसिया, चाइना इन सब की नजर इस पर थी। अभी तक यूनाइटेड कोरिया को क्विंग डायनेस्टी का सपोर्ट। किंगडम ऑफ कोरिया एक कमजोर किंगडम था। यहाँ के राजा की पॉलिसी से लोग नाराज रहते थे और समय समय पर यहाँ प्रोटेस्ट होते रहते थे, लेकिन जब वे राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे तो चाइना की क्विंग डायनेस्टी प्रोटेस्ट को दबा दी थी चाइना से। लेकिन जापान कोरियन किंगडम को चाइना से अलग करना चाहता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद जापान एक मजबूत देश बनकर उभरा। जापान अपना एशिया में एकमात्र ऐसा देश था जो यूरोप के सभी किंगडम्स की सेना में बराबरी कर सकता था। जापान ने मौका देखकर अपने सैनिकों को कोरिया में भेज दिया। इसी के रूप में हमें पहली साइनो जापानीज वॉर देखने को मिलती है 1894 में, और इसमें जापान जीत लेता है। दूसरी तरफ यूएसएसआर भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने और अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से जाना जा रहा था, चर्चा में था। और इन दोनों के बीच फिर से 1904 और 1905 तक रसिया और जापान के बीच रूसो जापानीज वॉर होती है। अब इसमें भी जापान को जीत मिलती है और जापान का कंट्रोल अब पूरे कोरिया पे हो जाता है। 1910 में जापान कोरिया की एनेक्सेशन ट्रीटी साइन होती है, जिसमें कोरिया जापान की कॉलोनी बनता है और जापान यहाँ से अपने लिए, अब जापान ने वहाँ के कोरिया के कल्चर को मिटाकर अपने कल्चर को स्थापित किया और कोरिया के लोगों को स्लेव्स बनाकर जापान ले जाया जाता था। और कोरिया के इतिहास का यह सबसे खराब दौर था। कई साल बीतने के बाद जापान का थोड़ा और कड़वा होने लगा। फिर शुरू हुआ 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें इंपीरियल जापान के खराब दिन शुरू होने लगे थे। अब जानते हैं कि कोरिया जापान से अलग कैसे हुआ और दो भागों में कैसे टूटा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान बड़े बड़े महाशक्तियों से लड़ रहा था। इसी दौरान उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और इस गलती के जापान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे इसके हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया और जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर क्या था, जंग समाप्त हो गई और वर्ल्ड वॉर 2 में नॉर्थ से कोरिया भी अब आजाद हो चुका था। इसमें नॉर्थ से कोरिया को कब्जा करने के लिए यूएसएसआर और साउथ से इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका आ गया है। लेकिन अब ये कंट्रोल कर रहे थे तभी कोरिया के लिए अब असली जंग शुरू हो रही थी। जापान ने तो सरेंडर कर दिया था। यूएसएसआर और अमेरिका के पास जो कोरिया का हिस्सा था, यह डिवीजन टेम्पररी बेसिस का था। ये केवल 5 सालों तक चला और इसे एक यूएस सोवियत जॉइंट कमीशन इसे एक संचालित कर रहा था। 1943 में हुई कायरो कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि 5 साल बाद कोरिया को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन अब टाइम इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर का था। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने में लगे थे और सुपर पावर बनने की रेस में लगे थे। इन दोनों में कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था और वहां के लोगों को भी किसी भी बाहरी ताकत का अपने देश पर राज होना ये अच्छा नहीं लग रहा था और वहां के लोग आजादी की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए यूएस ने अपने हिस्से में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। हालात को बिगड़ते देख वहां इलेक्शन की मांग करने लगे, लेकिन ये बात यूएसएसआर और कोरियन कम्युनिस्टों को पसंद नहीं आई। यह देखकर लगने लगा कि कोरिया अब एक नहीं हो पाएगा। अब वहां 2 जगह इलेक्शन कराया गया और वहां के नेताओं को चुना गया। 1948 में नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 2 देश बने। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म के सपोर्टर किम इल सुंग और साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म के सपोर्टर सिंगमैन प्रेसिडेंट बने। इन दोनों ने यूएस और यूएसएसआर के द्वारा जानबूझकर लाया गया था। दोनों ने इन नेताओं को अपने देशों में हीरो की तरफ प्रमोट किया। धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत ट्रूप्स वहां से बाहर निकलने लगे। मामला पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ था। अब शुरू होता है कोरियन सिविल वॉर। देश में अब सिविल वॉर का माहौल तैयार हो चुका। कोरियन सिटीजन चाहते थे कि कोरिया फिर से यूनाइट हो जाए और इसके लिए वो लगातार रिवोल्ट कर रहे थे। साथ ही दोनों साइड के लीडर एक दूसरे के हिस्सों पर कब्जा करने कोरिया को अपने एक कंट्रोल में लेना चाहते थे। दोनों लीडर्स
देश के हित के विकास के बारे में कम और कोरिया की यूनिफिकेशन में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसके लिए दोनों किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे थे। उनके देश में अगर कोई भी किसी दूसरे गुट को समर्थन देता था तो उसको जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसे ही एक बड़ा विद्रोह जेजू आइलैंड्स में हुआ। इस रिवॉल्ट को जेजू अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के लोग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट सिंग मैनरी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते कि कोरिया बटे। कहते हैं जेजू आइलैंड के लोग कम्युनिस्ट सपोर्टर थे। जैसे ये लोग रिवॉल्ट के लिए खड़े हुए, साउथ कोरिया की आर्मी ने इस रिवॉल्ट को दबा दिया और इसमें 30,000 लोगों की जान गई। 1950 से पहले ही 30,000 लोग मारे जा चुके थे और यही कोरियन वॉर की मुख्य कोरियन वॉर का कारण बना। अब तक 1947 से 50 तक नॉर्थ कोरिया की आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इसे यूएसएसआर के द्वारा आर्म्स और ट्रेनिंग मिल रही थी, जबकि साउथ कोरिया के पास कुछ नहीं था। अब नॉर्थ कोरिया ने यही देखकर साउथ कोरिया पर डायरेक्ट अटैक कर दिया और कोरियन वॉर शुरू हो चुकी। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया के 75,000 सैनिक सिपाही और टैंक्स के साथ को लेकर 38 पैदल को क्रॉस कर देते हैं। साउथ कोरिया की आर्मी को पीछे ढकेलकर कई महत्वपूर्ण स्थान कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें राजधानी सियोल भी थी। साउथ कोरियन आर्मी वहां से पीछे हटने लगती है और केवल बुसान शहर तक ही सीमित रह जाती है। अब साउथ कोरिया के पास केवल एक ही रास्ता था, यूएसए का सपोर्ट। यूएसए मैदान में उतरना नहीं चाहता था। कारण था 1949 में यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट होना। उस समय साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट को यह भी डर था कि अगर वहां भी कम्युनिस्ट की सरकार बन गई तो पूरे वहां भी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस को यह भी डर था कि वहां कम्युनिस्ट की सरकार न बन जाए। अब यूएस यूनाइटेड नेशंस में जाकर एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें रसिया को कंडेम किया जाता है और रसिया को कंडेम किया जाता है तो रसिया ने इस सेशन का बाइकआउट कर दिया। तो रसिया इस सेशन को बाइकआउट कर देता है। इस कंडेमनेशन को देखकर यूएस का मतलब इंटरवेंशन का था। तो फाइनली जनरल डगलर मैकार्थर की अंडर में यूएस सहित 21 देशों की फौज ने साउथ कोरिया के लिए रवाना हुई और जिसको लीड कर रहे थे जनरल मैकार्थर। प्लान यह था कि जापान से होकर बुसान शहर तक जाएंगे और केपीके को पीछे ढकेलेंगे और उसके आगे बोट से जाकर नॉर्थ कोरियन आर्मी की मेन लाइन सप्लाई को तोड़ेंगे। जनरल मैकार्थर का प्लान कामयाब होता है और कुछ ही दिनों में साउथ कोरिया को फिर से अपने टेरिटरी को वापस गेन मिलने लगता है। 38 पैरेलल प्लान कामयाब होता है और कुछ ही दिनों में साउथ कोरिया को फिर से कामयाब होता है और कुछ ही दिनों में साउथ कोरिया को फिर से हासिल कर लिया जाता है। जनरल मैकार्थर 38 पैरेलल तक ही नहीं रुके। उन्होंने उसको पीछे ढकेलते हुए चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास पहुंच गए, जो था यालू रिवर। यह देखकर प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने रोका, लेकिन वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने मना कर दिया। यह देखकर यूएसएसआर के कहने पर चाइना ने अपने लाखों सैनिकों को बॉर्डर पर उतार दिया। अब चाइनीज फोर्सेस ने एडवांस करना शुरू कर दिया था। यूएन फोर्सेस पीछे हटने लगी थी और 7 जनवरी को सियोल कैप्चर कर लिया जाता है। अब मैकार्थर को वापस बुलाया जाता है और पीस टॉक शुरू होती हैं। यहाँ दोनों को इस बात का दोनों में किसी तरह की पूरी विक्ट्री संभव नहीं थी। इन दोनों में से किसी एक के भी प्रॉपर विक्ट्री संभव नहीं थी और दोनों में से कोई सरेंडर करने को भी राजी नहीं था। दोनों साइड से ऑफिशियल नेगोशिएशन कर रहे थे और ये नेगोशिएशन 1951 से 1953 तक चली। हालांकि इस समय में भी 38 पैरेलल पे गोलीबारी होती रहती थी। 27 जुलाई 1953 को चाइनीज केपीए और यूएन फोर्सेस पर सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया और एक बाउंड्री बनाई गई। 38 पैरेलल पर इस लाइन के दोनों ओर 2 किलोमीटर की डीमिलिटराइज जोन घोषित किया जाता है। इस जोन का एरिया आज भी दुनिया का सबसे हेवीली मिलिटराइज एरिया है और आज भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि दोनों के बीच पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है, सिर्फ सीज फायर एग्रीमेंट पर ही साइन हुआ है। इन 3 सालों में 30 लाख नागरिकों और 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु होती है और इसे अनफॉरगेटन वॉर का नाम दिया जाता है।